Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is India's foreign trade. अब हम बेटा इसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले वी शुड नो व्हाट वी विल लर्न आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें कौन कौन सी चीज़ हमें कॉन्सेप्ट समझ आएंगे. व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड फर्स्ट, सबसे पहले, क्योंकि फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या हमें पता होना चाहिए. उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए. ठीक है. इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड कैसा था एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा है. मीन्स वो उस 1947 में कैसा था हमारा इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड और आज की डेट में हमारा फॉरेन ट्रेड उसके बाद में कैसा कैसा ग्रो हुआ है. और एक आएगा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो बेटा ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. वी शुड नो व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है. वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर इंडियाज फॉरेन ट्रेड. सो वी शुड नो व्हाट फॉरेन ट्रेड इज, व्हाट इंटरनेशनल ट्रेड इज. ठीक है. आपको बता दूं इंटरनेशनल ट्रेड का ही दूसरा नाम है फॉरेन ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड. ओके. Foreign trade, what is foreign trade? Foreign trade is basically exchange of goods and services between countries. ठीक है. नॉट डोमेस्टिकली विद इन द कंट्री तो होता है, दैट इज नॉट इंटरनेशनल ट्रेड. बट व्हेन इट क्रॉसेस द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री देन इट इज अ इंटरनेशनल ट्रेड. व्हेन यू ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, when country trade with rest of the world countries, then it is known as a foreign trade or international trade. It is in terms of goods and it is in terms of services, both. किसी चीज में भी होगा then it is termed as an international trade. So exchange of goods and services between the countries is known as foreign trade or international trade. ठीक है. This international trade gives countries and consumers the opportunity to be exposed to goods and services not available in their own country. अब इंटरनेशनल ट्रेड से होता क्या है. वो कहता है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण वो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड वेरियस कंट्रीज को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोज करे, वो देख सके और दूसरे नेशंस के लोगों को, दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी दिखा सके जो उनकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है. कई चीज़ें होती हैं जो एक कंट्री में ज़्यादा होती हैं और दूसरी कंट्री में नहीं होती, या एक कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है दूसरी कंट्री में नहीं हो रही ड्यू टू मेनी रीजंस. सो उस कंट्री के लोग की भी क्यों उन चीज़ों से अंडर प्रिविलेज्ड रहे, क्यों वो उन चीज़ों की फैसिलिटी ना ले सके. इसलिए ओनली फॉर दिस पर्पस दिस इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट्स. इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत पड़ी है, इंटरनेशनल ट्रेड आया है, वो सारी कंट्रीज़ को और कंज्यूमर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो उनकी कंट्री में नहीं बन रही है उनको भी वो अवेल कर सके. ठीक है. इट अलाउज कंट्रीज टू एक्सपैंड देयर मार्केट्स. इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, वो एक डिफरेंट कंट्रीज़ को अपनी मार्केट को एक्सपैंड करने देता है, अपॉर्चुनिटी देता है. आप देखो जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी गुड्स हमारे इंडिया में बन रही हैं, अब वो आपकी एक्सपोर्ट भी होती हैं. जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से तो सिर्फ इंडिया के कंज्यूमर्स ही नहीं उन सर्विस गुड्स को अवेल कर रहे हैं, बट जो दूसरे नेशंस में लोग भी डिमांड करते हैं और वो उन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, उसके कारण हमारी मार्केट जो है एक्सपैंड हो रही है. ठीक है. Two main components of international trade are imports and exports. अब मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आपको बेटा MCQs में या 1 मार्क क्वेश्चन में जो मैंने आपको समझाया है इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, देन यू कैन ईजिली अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ठीक है. अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपको पेपर में आ जाता है व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है. कुछ भी दे सकते हैं वो, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब कुछ भी और ABCD कुछ भी और आपकी ऑप्शंस हो सकती हैं. तो आपने क्या देना है, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स जो भी है. एंट्री पोर्ट भी इसमें आ जाता है. एंट्री पोर्ट इज़ बेसिकली एक कंट्री से हम जो इम्पोर्ट करवा के दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं.
ठीक है। सो अगर आपको 2 आते हैं तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, अगर आपको 3 आते हैं तो इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड एंट्रीपोर्ट्स, ENTREPORTS, ठीक है। सो ये तो बेसिकली हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, मैंने आपको वो बताया है। बात आती है व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की क्या क्या एडवांटेजेस है, आपको नाम बता रही हूँ उनके, फिर आपको डिटेल डिस्कशन इसी उसमें हम आगे करेंगे चैप्टर में। सो नाम क्या है, सारे एडवांटेजेस क्या है, मोटी मोटी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। स्पेशलाइजेशन, इक्वालिटी ऑफ प्राइसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, generates world peace and multiple choices. So these are the various advantages of international trade which we will discuss right now. Comes specialization. अब specialization में क्या है, foreign trade leads to specialization and encourages production of different goods in different countries. अब देखो हमारा वर्ल्ड है, ये इस वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है, राइट अब जो इतनी सारी कंट्रीज है, हर नेचुरल रिसोर्स हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है। सो हर कंट्री में किसी ना किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन है। जैसे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स की पहले स्पेशलाइजेशन थी जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड थी। तो जो चीज़ें एक कंट्री में ज़्यादा अच्छी बनती हैं उन चीज़ों में स्पेशलाइजेशन होती है उस कंट्री के जो सिटीजन्स की। तो वो क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, वो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ये के पास जो ये स्पेशलाइजेशन है वो आप डिफरेंट गुड्स की आप जो नए तरीके के बनाते हो उन गुड्स को यू मैन्युफैक्चर एंड देन यू एक्सपोर्ट इट टू डिफरेंट कंट्रीज सो दैट पीपल ऑफ अदर कंट्रीज शुड अवेल योर goods produced within your country which they cannot produce, so it improves specialization. Next comes equality of prices. इक्वालिटी ऑफ प्राइसेस में क्या है, अब देखो जो तो हमारी कंट्री में चीज़ें बनती हैं वो हमेशा सस्ती मिलती हैं और जो हम बाहर से दूसरे नेशन से इम्पोर्ट करवाते हैं वो इम्पोर्ट ड्यूटी हमारी कंट्री में ज़्यादा लगती है जिसके कारण हमारे को वो एक्सपेंसिव मिलते हैं। बट इंटरनेशनल ट्रेड का एक ये फ़ायदा है, इट इनेबल्स अ कंट्री टू ऑब्टेन गुड्स विच इट कैन नॉट प्रोड्यूस or which it is not producing due to higher cost by importing from other countries at lower cost. अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड का क्या बेनिफिट है, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है कि जो एक कंट्री गुड्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकती, मैंने आपको जैसे पहले बताया ड्यू टू मैनी रीजंस a country cannot produce or manufacture all types of goods, so certain goods which it cannot produce due to financial constraints or due to disavailability of non-availability of the raw materials or skills required, whatever it is, or it cannot produce due to higher cost, economical cost is very higher. So in that cases what happens, your international trades helps the different countries to import it from the other countries where it is abundantly producing, a country which is abundantly producing it, so it can import from that countries, a country can import goods from that countries at lower cost. So when when domestically production increases the cost and you are getting it from the other countries that is at a lower cost, so it enables a quality of life of the people of both the trading countries as well as the prices are also low, right? नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, इट इज़ अ बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो इकोनॉमी जो हमारी ग्रो करती है, अब जो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी उस केस में क्या है कि एक इकोनॉमी की जीडीपी राइज होगी या इकोनॉमी जो या नेशनल इनकम राइज होगी, वो कैसे होगी, अगर आपके ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, फॉरेन ट्रेड आपका ज़्यादा हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड आपका ज़्यादा हो रहा है, it means it is a very good source of earning foreign exchange. अब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो आप फॉरेन एक्सचेंज भी तो अर्न कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करोगे तो ये बेसिकली क्या है, एक ग्रोथ का इंजन है, इट सर्व्स एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज।
इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। देखो, जो ये हम पहले भी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं इक्वालिटी ऑफ प्राइसेस में, जो गुड्स हमारी कंट्री में एक कंट्री में नहीं बन सकते ड्यू टू मेनी रीजंस, द citizens of that country should not be in a position to get the to avail the services of to avail the benefits of those goods and services. So those goods and services we can get in our country through imports. ठीक है? जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो, जब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे, दूसरी कंट्री से आपको डिमांड भी ज़्यादा होगी। जब दूसरी कंट्री से आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी, जिनकी आप स्पेशलाइजेशन है, जिनकी आप लो कॉस्ट पे बना रहे हो, इन दैट केस व्हाट हैपन्स, आपको जब एक्सपोर्ट ऑर्डर ज़्यादा आएंगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए आपको लेबर फोर्स भी चाहिए, लेबर फोर्स चाहिए, डोमेस्टिकली लेबर फोर्स चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? ऑब्वियसली योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यू विल एक्सपैंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन योर कंट्री। ठीक है? और अगर आपने मान लो अपना बिजनेस को ग्लोबली एक्सपेंड करना है, वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करना है, इन दैट केस वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करने के लिए आपको लेबर फोर्स तो चाहिए ना, वर्किंग फोर्स तो चाहिए। वर्किंग फोर्स करने के लिए आप जो ग्लोबली भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे और आप डोमेस्टिकली भी जनरेट करोगे। ठीक है? सो इंटरनेशनल ट्रेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट कम्स ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है कि जो आपके, मैंने आपके पहले डिस्कस किया कि नेचुरल रिसोर्सेज हर कंट्री में हर टाइप के अवेलेबल नहीं, पर जो एक कंट्री में ज़्यादा अवेलेबल है, अगर आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उनकी वर्ल्ड वाइड स्पेशलाइजेशन आप दे रहे हो, वर्ल्ड वाइड ऑर्डर्स आप फुलफिल कर रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर रहे हो, तो व्हाट हैपन्स, योर डोमेस्टिकली available natural resources will be optimally utilized by the country. ठीक है? नेक्स्ट कम्स इट जनरेट्स वर्ल्ड पीस। अब ये देखो, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए। अगर आपका इन डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा होगा तो व्हाट विल हैपन, आपको आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑर्डर्स आपके अच्छे होंगे, आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी इस रिलेशन में ज़्यादा अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट इंडल्ज इन फाइटिंग, you will like to have a good relations with your neighbors and with the other countries with which you are trading. So it helps if ultimately it helps in the overall generating overall world peace. ठीक है? ये सारी ये आपकी, क्योंकि जो हमारी डेवलप्ड नेशंस हैं उनसे हमारी डेवलपिंग नेशंस में टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशन आती है, उसके कारण हमारा जो है वर्ल्ड वाइड पीस बना रहता है। ठीक है? देन कम्स मल्टीपल चॉइसेस। मल्टीपल चॉइसेस है डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे बन रहे हैं ग्लोबली, आपको अंडर इन वन कंट्री आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपको अब देखो चाइना में आपके मोबाइल फ़ोन्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत अच्छी बनती हैं, वहाँ से यूएस में एक्सपोर्ट, चाइना यूएस को एक्सपोर्ट करता है और वहाँ से एक्सपोर्ट जो चाइना यूएस क्या सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है वो हमारे को रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाते हैं। सो मल्टीपल चॉइसेस हमारे को डिफरेंट कंट्रीज़ की जो चीज़ें स्पेशलाइजेशन है वो आपको अपनी कंट्री में ही ईजिली अवेलेबल हो जाती है। सो पढ़ा है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, या इंटरनेशनल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं, अनदर नेम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एंड हमने उसकी जो इंटरनेशनल ट्रेड की क्या इम्पोर्टेंस है या एडवांटेजेस हमने वो डिस्कस किए। सो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है उस टाइम पे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, राइट? फॉरेन ट्रेड तो शुरू से चल रहा है ना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडिया की जो
फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड था वो कैसा था, उसकी क्या कॉम्पोजिशन थी, वॉल्यूम थी और उसकी क्या डायरेक्शन थी, हम वो पढ़ेंगे। Indian economy was subjected to colonial exploitation during the British rule। independence से पहले तो ब्रिटिश रूल था इंडिया में। एंड व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, आपने ये पुराने चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इसके पढ़ा भी हुआ है कि डिटेल में मैंने आपको करवाया भी था कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की थी इंडिया की। इंडिया के सारे नेचुरल रिसोर्सेज एंड हर चीज़ में उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की थी। तो इंडियन इकॉनमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का मेन फीचर तो यही बनता है ना कि उस टाइम हमारी इंडिया को ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हर एंगल से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी और कोशिश में वो कामयाब भी हुए थे, क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री वो सारी हमारी रूइन कर दी थी। एंड मेन डिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज ओनली ऑन एग्रीकल्चर। सो चलो आगे देखते हैं। तो फिर ब्रिटेन ने उस टाइम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट दे डिड, ऐसा नहीं कि इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड नहीं होता था, बट इट वाज लार्जली बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में ही ज़्यादा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता था। इंटरनेशनल ट्रेड के मैंने आपको पहले कंपोनेंट्स बताए हैं। इट मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो ब्रिटिश जब वेन इंडिया वाज बीइंग exported by the Britain, so what Britain did, they had monopoly over the India's foreign trade, means उनकी मोनोपोली पावर थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर। इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर मतलब इंडिया क्या इंपोर्ट करेगा, क्या एक्सपोर्ट करेगा, वो सब चीज़ की जो एक मोनोपोली थी वो इंडियंस के पास नहीं थी, वो ब्रिटिशर्स के पास थी। ठीक है, तो उस टाइम में इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था, बेसिकली आप लोगों ने पहले भी पढ़ा कि इंडिया जो है ब्रिटेन में ज़्यादा प्राइमरी गुड्स को ही एक्सपोर्ट करता था। वो क्यों प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्री तो डेवलप हुई नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स बेसिकली इंडिया से जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास बहुत ज़्यादा थे और जो हमारी प्राइमरी गुड्स हमारे पास अवेलेबल थे इंडिया में, वो सारे के सारे एक्सपोर्ट करते थे हम इंडिया से ब्रिटेन में। वो क्यों एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, बेसिकली द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज टू एक्सपैंड देयर इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, टू अच्छे से प्रॉपरली वो इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना वो वहाँ पे डेवलप था। वो गुड्स वहाँ पे यहाँ से प्राइमरी गुड्स यहाँ से लेके जाते थे एंड वहाँ जाके हमारे मैन्युफैक्चर होते थे, ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होते थे, और उसके बाद में फिर वो वहाँ से ब्रिटेन से इंडिया में फिनिश गुड्स के रूप में आते थे। सो इंडिया बेसिकली क्या रहा, गरीब देश रहा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल या प्राइमरी गुड्स को सप्लाई करता था। प्राइमरी गुड्स में क्या चीज़ें आ जाती है ज़्यादा, कॉटन, रॉ सिल्क, शुगर, वूल, जूट, इंडिगो एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इंडिया जो से एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटेन में, और ब्रिटेन इन चीज़ों के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद में उनको फिनिश गुड्स के रूप में फिर वो वापस इंडिया में इंपोर्ट होती थी चीज़ें। अब ये देखो, जो रॉ मटेरियल या प्राइमरी गुड्स इंडिया से जाती थी वो बेसिकली लेस प्राइस पे जाती थी, और जो वहाँ से इंपोर्ट होके आता था सामान वो एक्सपेंसिव होता था, क्योंकि इंडियंस के पास जितना मनी परचेजिंग पावर थी वो सारी भी ब्रिटिशर्स ने अपने पास करनी थी। ठीक है, सो ये अब आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही है ना, कॉटन, रॉ सिल्क, शुगर, वूल, जूट कहाँ यूज़ होती है। इंडिगो में आपको बता देती हूँ, इंडिगो बेसिकली इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग वगैरह के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट कम्स के इंडिया वाज अ मेन इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी गुड्स यहाँ से जाते थे और ब्रिटेन में उनके ऊपर प्रोसेसिंग होती थी, काम होता था, और उसके बाद में प्रोसेसिंग के बाद में फिनिश गुड्स वो इंडिया में वापस आते थे और वो मार्केट में बेचे जाते थे। अब कौन से फिनिश गुड्स आते थे, डिपेंड, ये जिस टाइप से हम प्राइमरी गुड्स हम भेज रहे थे उस हिसाब से पता चलता है यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं
इंडस्ट्री नहीं थी तो जितने हमारे वुलन क्लोथ्स है, कॉटन है, सिल्क है, या क्योंकि इंडस्ट्री वो कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी तो कैपिटल गुड्स है जिसमें लाइट मशीनरी जो भी मैन्युफैक्चर होती थी ब्रिटेन से, वहाँ से वो इंडिया में आती थी। ठीक है, दैट इज़ वाई अब देखो इतने सालों के बाद में भी इंडिपेंडेंस के अभी भी इंडियंस को फॉरेन चीज़ों की या इम्पोर्टेड गुड्स का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? एक तो शुरू से हमारे इंडिया में चीज़ें बनती नहीं थी। अब चलो जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद में, इवन दो जो हमारी वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे इम्पोर्टेड गुड्स के हैं वो इंडियन गुड्स जो इंडिजीनियसली प्रोड्यूस हो रही है समटाइम्स ही वो मिसमैच कर जाते हैं रिलेटिंग टू एज रिगार्ड्स टू क्वालिटी। तो इसलिए ज़्यादा लोगों को उन चीज़ों के ऊपर आज भी दूसरे इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की। उस टाइम ये था मेन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी आइटम्स एंड मेन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, दिस शोज कि इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेरी वीक, इंडस्ट्री वॉज नॉट डेवलप्ड एंड इंडिया वॉज अ स्टेगनेंट एंड अ बैकवर्ड इकोनॉमी। राइट, इनकम्स मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। सो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है? वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मॉडरेट, बहुत ज़्यादा नहीं था, मॉडरेट था। वो क्यों मॉडरेट था? क्योंकि हम मेन एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे इंडियंस, वो एक्सपोर्ट कर रहे थे प्राइमरी आइटम्स एंड मेन इम्पोर्ट क्या कर रहे थे? फिनिश गुड्स। So international trade was moderate due to the decay of Indian handicrafts during the British rule. ब्रिटिशर्स ने आके इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो इंडिया में बनते थे, इंडियन क्राफ्ट्समैन जो बनाते थे वो इतने ज़्यादा अच्छे बनाते थे कि वर्ल्ड वाइड उनकी रिकग्निशन थी। दूर दूर से नेशंस इंडिया से यहाँ से चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स एक्सपोर्ट होती थी इंडिया से और उनकी डिमांड्स पूरी होती थी। ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया? ब्रिटिशर्स ने आके पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो इंडिया की थी उसको रुइन कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब रुइन होगी तो हमारी उनमें इंटरनेशनल ट्रेड जो हम मेन एक्सपोर्ट करते थे उसकी में हमारी कटौती होगी, फॉल डाउन हो गया। फॉल डाउन होने के कारण हमारा इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मॉडरेट। ठीक है बेशक बेटे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मॉडरेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इवन दो बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे और हमारे इंपोर्ट्स कम थे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरी गुड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे इंडिया में, और इंपोर्ट्स हमारे कम क्यों थे? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर इतनी नहीं थी। इंडिया वॉज अ पुअर नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो वो पुअर नेशन था, इंडिया के पास इतने पैसा ही, इन लोगों के पास इतना मनी ही नहीं थी कि वो सारे गुड्स को परचेज कर सके। इसलिए इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वॉज मॉडरेट एंड द बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज सरप्लस, मीन्स एक्सपोर्ट्स वर मोर देन द इम्पोर्ट्स। ठीक है, ये तो बात आई हमारी वॉल्यूम की। देन कम्स कॉम्पोजिशन। हमने इंडिया की कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अभी डिस्कस करके हटे हैं। प्राइमरी गुड्स की एक्सपोर्टर था एंड फिनिश गुड्स एंड योर कैपिटल गुड्स की वो इम्पोर्टर था इंडिया। सो कॉम्पोजिशन क्या शो करती है इंडिपेंडेंस के टाइम? जो हम रॉ मटेरियल सप्लाई एक्सपोर्ट करते थे एंड फिनिश गुड्स हम इम्पोर्ट करते थे, इट शोज दैट इंडिया वॉज अ वेरी बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स के डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कहाँ की होती कि ज़्यादा हमारे फॉरेन ट्रेड हमारा कौन सी नेशंस के साथ जाता था? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का, मैंने आपको पहले बात की है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पूरी मोनोपोली थी कि ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इंडियन इम्पोर्ट्स, कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट करेगा एंड क्या इम्पोर्ट करेगा। सो ड्यू टू दिस रीज़न the foreign trade was mainly restricted to between India and Britain। ज़्यादा जो हमारा
फॉरेन ट्रेड या हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जिसको कहते हैं, वो कौन से टू नेशंस के बीच में था? इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है बेटा, अभी तक बेटा हमने फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमने डिस्कस कर लिया। अब इंडिपेंडेंस के टाइम का तो हमने सीनरो देख लिया कि हमारे क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कैसी हमारी वॉल्यूम थी, कॉम्पोजिशन थी और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था। बट अब आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स 47 में हमारे को जब 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल गई, उसके बाद में इंडिया का फॉरेन ट्रेड का क्या सीन था वो डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमने फॉरेन ट्रेड डिस्कस करना है, बेसिकली वी हैव टू डिस्कस इट विद रिगार्ड टू थ्री मेन थिंग्स: वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, सो जो हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे जो हमारी फॉरेन ट्रेड की हमारी सीनरो था और जो आज की डेट में हमारा सीनरो है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा चेंज आया। इट हैज़ अंडरगॉन स्ट्रक्चरल चेंजेस, काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंज आई है विद रिगार्ड टू मेन थ्री थिंग्स: वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, composition of international trade and your direction of international trade. ठीक है, so we have to discuss this structural change with regard to these three components. Okay, डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड कि वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड में क्या फ़र्क पड़ा है। इंडिपेंडेंस के टाइम वो कैसा था हमने पहले देख लिया कि हमारा एक वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड में हमारा जो था सरप्लस आता था, एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा होते थे और इंपोर्ट्स हमारे कम होते थे, है ना। तो अब इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे फॉरेन ट्रेड की वॉल्यूम कैसी रही वो डिस्कस करेंगे। तो देखा, इनिशियली वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वर वेरी लो। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद में हमारी जो उसकी वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के थे वो बहुत लो थे। क्यों? क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में एकदम से जब नई नई आज़ादी मिली तो इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द people or planners in India to for them to how to smoothly run the economy कि इतना गरीब नेशन हो चुका है और कैसे उस इकोनॉमी को प्रॉपरली चलाया जाए। ठीक है, सो इट वाज डिफ़िकल्ट। और इस डिफ़िकल्ट टास्क में इसका इम्पैक्ट पड़ा कि फॉरेन ट्रेड जो हमारा पहले था उससे बहुत ज़्यादा हमारा सिग्निफिकेंटली लो हो गया। ठीक है, तो ये तो देखो कोई ना कोई उसके ड्रॉबैक्स तो आएंगे ना। जब हमें फ्रीडम मिली तो हमने बहुत कुछ, तो हमने आज़ादी तो पा ली, बट इवन दो हम किसी सीनरो में तो हम पीछे रह सकते हैं ना। तो ये फॉरेन ट्रेड उस टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा आफ्टर इंडिपेंडेंस सफ़र किया था हमारा वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की हमारी वॉल्यूम कम हो गई थी। अब फिर पर विद टाइम, थोड़े टाइम के बाद में इंडियन एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो मीन्स जो फॉरेन ट्रेड था या इंटरनेशनल ट्रेड था, विद टाइम के बाद में, थोड़े टाइम के बाद में वो अपने आप राइज होने शुरू हुआ। वो कैसे राइज होना शुरू हुआ? जो हमारे प्लानर्स ने प्रॉपर प्लानिंग की, इकोनॉमी को स्मूथली चलाने की पूरी कोशिश की, एंड विद देयर ड्यू एफर्ट्स व्हाट हैपेंड कि फॉरेन ट्रेड स्टार्टेड टू इंक्रीज। फॉरेन ट्रेड जैसे हमारा पहले सरप्लस हो था, ऐसे फिर कोशिश की गई कि उसको फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छा बनाया जाए। तो उसमें क्या कि जो देखा जाए अब कंपैरिजन 1950-51 जब हमारी प्लानिंग शुरू हुई थी और 1991 जब हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी है, उस टाइम में जो ग्लोबल मार्केट में फॉरेन ट्रेड का जो शेयर है वो इंडिया का नो डाउट कम हो गया। एट द टाइम in the year 1950-51 it was 1.8% और अब वो 1991 में 0.5% रह गया। डिक्लाइन हुआ है 1.2% का, सॉरी 1.3% का डाउनफॉल हुआ है। बट इवन दो दिस डज नॉट शो कि इंडिया is not developing. India is trying to develop, or India is trying to become a prosperous economy, and our planners are trying their level best to upgrade the social status of the people living in India. ठीक है,
अब फिर इसके बाद में क्या हुआ, अभी मैंने आपको 1991 की बात की, जब फिर 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इंट्रोडक्शन हुई, और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इंट्रोडक्शन के बाद में इंडिया का जो ग्लोबल मार्केट में जो फॉरेन ट्रेड का शेयर था वो इंक्रीज़ होने लगा, क्योंकि 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी तो एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, जो है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी का इंट्रोडक्शन के बाद में इंडिया में ओवरऑल बहुत चेंज आया, स्ट्रक्चरल चेंज भी आया। तो इस चेंज के कारण इंडिया में देखो जो हमारे फॉरेन ट्रेड का जो कॉम्पोजिशन था वो फॉल डाउन हो गया था 1991 में। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी इट वाज 0.5% पर 2017-2018 में अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया का जो शेयर एक्सपोर्ट्स का था वो 2.1% था और इंपोर्ट्स 2.6% थे। बट इवन दो देखो ये कितना अच्छा है कि हम जो इंपोर्ट करें अब वो पहले से कम हो गया, 2.6% है। नो डाउट कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, अनफेवरेबल है, बट इवन दो पर इंडिया इज़ ट्राइंग कि हमारे और इम्पोर्ट्स जो है हमारे कम हो जाएं और एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा हो जाए। तो ये बात थी हमारी वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड की। ठीक है, ओवरऑल पहले से फॉरेन ट्रेड हमारा इंक्रीज हुआ है। कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, पहले मैंने आपको तीन चीज़ें बताई ना। अब कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अ मेन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स and the importer of finished goods and your capital goods। ठीक है, सो अब इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट चेंजेस हैज़ बीन डन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉल्यूम में फ़र्क पड़ा, कॉम्पोजिशन में भी काफ़ी चेंजेस आई हैं। तो इट इज़ बेसिकली नंबर वन इज डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। Earlier, what happened? India at the time of independence was a main exporter of primary goods। प्राइमरी गुड्स का ही मेन एक्सपोर्टर था इंडिया जो था हमारा। इंडस्ट्री तो इंडिया की रूइन हो ही चुकी थी। तो अब क्या हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ हुई है। तो अब इंडिया क्या करे, इंडिया ने अपना एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो वो रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में फॉरेन नेशंस को दे रहा था वो अब कम हो गया है। वाई इट हैज़ फॉलन डाउन? इट हैज़ फॉलन डाउन बेसिकली क्योंकि इंडिया हैज़ स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होने के कारण क्या हुआ है, व्हाट हैपन्स, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हम पहले सप्लाई करते थे फॉरेन नेशंस को, अब हमारे जब हमारे इंडिया में ही वो इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट हो गया, हम उनकी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी है, तो वो जो रॉ मटेरियल्स जो हम बाहर सप्लाई करते थे, जो हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे, अब वो एक्सपोर्ट करने के बजाय हमारी इंडियन इंडस्ट्री ही उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है। एक तो ये रीज़न है कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स क्यों हमारे कम हुए। दूसरा रीज़न क्या है कि इंडिया की देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सब्सटेंशियल राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ रेज द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। अब ऑब्वियसली जितनी आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उतनी आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ की नीड भी तो बढ़ेगी ना, फूड रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगी। जो आपके फार्म प्रोडक्ट्स जो हमारे सरप्लस थे पहले जब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, अब जब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, देखो वर्ल्ड पे सेकेंड नंबर पे आ रही है, तो उसके कारण क्या हुआ है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो आपको फार्म प्रोडक्ट्स की भी जरूरत, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। सो दीज आर द मेन टू रीजंस व्हाई एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैज़ फॉलन डाउन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स हमारी कौन सी थी? बेसिकली हमारी कन्वेंशनल आइटम्स जो हम मेन एक्सपोर्ट आइटम्स हमारी जूट की थी, टी की थी, फूड ग्रेन्स की थी, मिनरल्स की थी। अब उन चीज़ों की जो है एक्सपोर्ट कम हो रही है। क्यों एक्सपोर्ट कम हो रहा है? क्योंकि इनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
है ना। हमारी जब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो इनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ गई है डोमेस्टिकली, हम और हमारी जब इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ग्रो होने लगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को ज़रूरत पड़ रही है। इस कारण अब जो है व्हाट हैपन्स, द शेयर ऑफ this conventional items of exports has fallen down. Next comes increase in percentage share of manufactured goods. आप देखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज इंडस्ट्रियली बैकवर्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप ही नहीं हुआ था। बट आफ्टर प्लानिंग मतलब आफ्टर 1951 our planners did very good efforts to boost the industrial sector of Indian economy. With their good efforts, what happened now in the Indian industrial sector has improved, has developed a lot. Now it is India is in the position to manufacture different types of goods within the country. Now engineering goods are also produced within the country, for which earlier we have to depend upon the other nations, right. So now with the boost up of this industrial sector, or you can say secondary and the tertiary sector, the India has now attained such a beautiful position in worldwide that now India is exporting gems and precious items, machineries and vehicles. Now these are notable exports of India. Everybody wants these items from India. So it is due to the development and growth of the industrial sector, or the primary or the secondary and tertiary sector growth. Okay बच्चे, so ये था हमारा composition of foreign trade. Of foreign trade. डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड बेसिकली क्या है, कौन से नेशन से हम अपना फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिपेंडेंस के टाइम अर्लियर आवर इंटरनेशनल ट्रेड वाज बेसिकली कन्फाइंड टू यूके, सबसे ज़्यादा यूके से था। यूके, यूएसए एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज, उनके साथ ही हमारा ज़्यादा लेन देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था। बट after your economic policy, new economic policy, now India's major trading partners has undergone a sea change. Earlier the international trading partners were just UK, USA and Commonwealth countries, but now our trading partners are UAE, China, USA, Switzerland, Australia, Singapore, Hong Kong, Iran, Indonesia, Korea, Japan, UK and Belgium. Now these are the countries these are the major countries. ये नहीं है कि सिर्फ यही countries हैं, इनके अलावा और countries भी हैं, पर ज़्यादा ट्रेडिंग इन countries के साथ हो रही है, ठीक है। सो दिस शोज़ कि अब हमारी इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। In recent years, UAE has emerged as our major leading trading partner. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टनर हमारा इंडिया का कौन सा है ट्रेडिंग के लिए? यूएई। टिल 2007-2008 यूएसए वाज अ लीडिंग पार्टनर। पहले हमारा यूएसए था, उसके बाद में यूएई और चाइना था टिल 2007-2008। पर रिसेंट ईयर्स में हमारा टॉप पे ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा आया? वो यूएई आया। पहले वो सेकेंड नंबर पे था, अब वो नंबर 1 पे आ गया। USA share in India's export during 2018-19 was 15.9%, UAE was 9.1% and that of China was 5.1%. बेटा इस केस में आपको बेसिकली आपको ओवरव्यू याद रखना है कि किस कंट्री, कौन सी कंट्री नंबर 1 पे आ रही है, 2 पे आ रही है, 3 पे आ रही है, ठीक है। चाइना की हमारी फर्स्ट पोजीशन आती है, उसके 13.7% जो था हमारा एक इम्पोर्ट्स के रिलेटेड की बात करें। पहले हमने एक्सपोर्ट्स की बात की, अब हम इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट्स हमारे चाइना से आ रहे हैं। अब देखो इंडियन मार्केट तो चाइना ने कैप्चर कर ही ली है, सारी गुड्स चाइना से आ रही हैं, वो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। 13.57% सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट चाइना का हो रहा है। देन यूएसए का है 6.9%।
सऊदी अरेबिया का 5.6% एंड स्विट्ज़रलैंड का 3.5%। ये इंपोर्ट्स की बात हुई। हमने एक्सपोर्ट्स भी कर लिया, इंपोर्ट्स भी कर लिया। आप सिर्फ कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं। एक्सपोर्ट सबसे नंबर 1 पे कौन सी आ रही है? वो आ रही है 1819 में हमारी यूएसए, देन यूएई एंड देन चाइना नंबर 3 पे एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड में। और इंपोर्ट के रिलेटेड में चाइना, यूएसए, सऊदी अरेबिया एंड स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ऑर्डर ही आपने याद रखना है मीनिंग। Then comes up Saudi Arabia has emerged as a significant trading partner, recording about 4% in India's foreign trade between 2010-11 and 2018-19। मीन्स इंडिया को जो फॉरेन ट्रेड था सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा, मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया कि सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा आपका लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, जिसका 4% शेयर आपका इंडिया फॉरेन ट्रेड में 2010-11 एंड 2018-19 के बीच में रहा है। जब हमारी ग्लोबलाइजेशन ऑफ फ्री ट्रेड हो गया 1991 में, उसके बाद में चाइनीज़ गुड्स ने इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा कैप्चर की। आप लोगों ने देखा ही होगा, सुना भी होगा, जौन सी चीज़ आ रही थी इंडिया में वो चाइना से आ रही थी। इवन आप देखो काइट्स की वो जो पूरी उनकी स्ट्रिंग्स होती हैं वो सारी चाइनीज़ आ रही। हर चीज़ छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें चाइना से आ रही थी, और चाइनीज़ मार्केट ने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इंपोर्ट्स चाइना से हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और पर हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स ने चाइना की मार्केट नहीं कैप्चर की, हमारे एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे। It means that with regard to harness the gains from international trade, किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया उसमें इंटरनेशनल ट्रेड से? चाइना ने। विद रिगार्ड टू इंडिया ने नहीं इतना कमाया जितना चाइना ने कमाया, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, और इंडियन प्रोडक्ट्स वर नॉट इन द पोजीशन टू कैप्चर द मार्केट ऑफ चाइना। ठीक है, till now beta we have discussed in detail about the foreign trade at the time of independence and after independence। तो अब हम उसके आगे डिस्कस करते हैं। अब हमने बात करनी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी की। इस चीज़ में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, टिल 1991 हमारी उसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी। हमने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी फॉरेन ट्रेड की स्ट्रैटेजी हमने चेंज की थी। So before 1991 we were more concentrating on inward looking trade strategy, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। और 1991 के बाद में हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और हमने शुरू किया एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अभी हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसको हम इम्पोर्ट सब, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So as I have already told you कि inward looking trade strategy is also known as import substitution। import substitution के as a name indicates, import substitution का मतलब क्या है कि जो हम goods and services import करवा रहे हैं दूसरे नेशन से, वो इंडिया खुद बनाए, खुद इतना कैपेबल हो कि वो गुड्स को खुद बना सके। So inward looking trade strategy refers to the policy under which India need not to depend on other nations for the production of goods and services। ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? जो इंडिया में इसको हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा, अगर ये वो पॉलिसी है जिसके बीच में जौन से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इंडिया को अभी डिपेंड होना पड़ता था फॉरेन नेशंस के ऊपर, कि वो यहाँ पे इंडिया में नहीं बन सकते ड्यू टू मेनी रीजंस, due to cost, due to lack of technology, or due to non-availability of the resources, whatever the reason may be। So those goods which were not produced earlier and we have to depend upon the other nations for those goods and services, India should try its level best to produce those goods in India only, indigenously only, so that we should substitute imports for the goods and services which are produced domestically।
इसका क्या फ़ायदा था? इसका ये फ़ायदा है कि एक तो अपनी फॉरेन करेंसी को सेव कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो है हम उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को इंपोर्ट करवाने के लिए बहुत सारी हमारी फॉरेन करेंसी उसके ऊपर लगती है, ठीक है। और दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? एम इज़ टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जब हमने इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी फॉलो की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ है, उस इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट और बूस्टिंग हुई है, तो उस केस में वो जो एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, दे शुड बी मोटिवेटेड इनफ to produce more goods and services, so that they should make goods and products and services of the quality as per of the imports, ठीक है, कि imports गुड्स की क्वालिटी के बराबर की टक्कर की वो गुड्स बनाए। इसके लिए इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में उनको बहुत हेल्प की, बहुत वे से गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्ट किया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, सो दैट दे शुड प्रोड्यूस मोर एंड मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ हाउ द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स, गवर्नमेंट ने क्या किया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए? इट इज़ डन बाय इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जिसको हम इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते हैं। उस इन दो तरीके से, मतलब एक ही तरीका है, इस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया, इन विच वेरी लेस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन। इस केस में बहुत कम गुड्स एंड सर्विसेज जो थी वो फॉरेन से हमने इंपोर्ट करवाई। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में ये है कि एक तो गुड्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने की ज़्यादा उनको एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट किया गया, और दूसरा हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट किया? दिट इज़ डन बाय प्रोटेक्टिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम इन टू फॉर्म्स, मतलब प्रोटेक्ट इम्पोर्ट्स को हम थोड़ा, ये मैंने बेटा यहाँ पे ना बाय मिस्टेक मेरे से ये गलती से हो गया है, यहाँ पे आपने प्रोटेक्ट्स नहीं, यहाँ पे दिस पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट्स इम्पोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आएगा रिस्ट्रिक्ट्स। माय राइटिंग इज नॉट गुड, सो प्लीज कोऑपरेट विद मी। ठीक है, सो इट इज रिस्ट्रिक्ट्स, दिस पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट्स इम्पोर्ट्स इन टू फॉर्म्स, थ्रू टैरिफ्स एंड थ्रू कोटास। टैरिफ्स एंड कोटास के थ्रू हमने इंपोर्ट्स को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया। नाउ व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ इज बेसिकली क्या किया जाता है कि एक ड्यूटी लगा दी जाती है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, ताकि जब वो इंपोर्टेड जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर जब ड्यूटी लग जाएगी तो उनकी जो डोमेस्टिक, जब हमारी इंडिया में आ गए, जब उनके ऊपर ड्यूटी लगी तो उसकी जो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। इम्पोर्टेड गुड्स का जब प्राइस बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उसके कंपैरेटिवली, सो पीपल विल प्रेफर टू बाय दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस इंडिजीनियसली रादर देन द इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, ये तो हो गया टैरिफ्स का। दूसरा है कोटा। अब कोटा क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट जो हमने डिफरेंट गुड्स डिफरेंट कंट्रीज के से मंगवाते हैं उनके ऊपर एक कोटा फिक्स कर देती है कि इतना ही अमाउंट, इतने यूनिट्स उस कमोडिटी के मंगवानी है इस नेशन से। वो बेसिकली कोटा क्यों फिक्स किया जाता है? वो बेसिकली कोटा इसलिए फिक्स किया जाता है ये देख के कि एक कंट्री में, हमारी कंट्री में उन चीज़ों की कितनी यूनिट्स की डिमांड है, कितनी उस चीज़ की ज़रूरत है। इन दोनों चीज़ों के हिसाब से, इन दोनों पॉलिसीज़ के दो फॉर्म से जो गवर्नमेंट ने फॉलो किए, इनसे हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी, इंपोर्ट जो है हमारी कम हो और उससे हमारी जो फॉरेन करेंसी भी हमारी सेव और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारी बूस्ट हो और उनको हम प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ये तो हो गया फॉरेन एक्सचेंज इज सेव्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करके ऑब्वियसली अभी आप फॉरेन एक्सचेंज विल बी सेव्ड, है ना, आपको उतनी करेंसी बाहर नहीं देनी पड़ेगी, आपकी इंडिया की इंडिया में ही रहेगी। दूसरा है एक जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी, वो गवर्नमेंट ने बेसिकली इसलिए अडॉप्ट की थी ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज को इकोनॉमिकली उसको यूज़ कर सके, रादर देन टू मैक्सिमाइज जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन।
यहाँ पे एक चीज़ है कि हाउ द गवर्नमेंट इकोनोमाइज द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये देखो, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे इंडिया में एक्सट्रीमली स्कार्स है। बहुत ज़्यादा में तो नहीं, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड नेशन। इतना इंडिया डेवलप्ड नेशन नहीं है कि इंडिया में जो है वो पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। तो वो जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है वो एक्सट्रीमली स्कार्स है, और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है वो दैट इज़ टू utilize the foreign exchange that is your extremely scarce in such a way so that it should be used on developmental import, so that it should be used on the developmental import refers, मतलब developmental imports means वो imports करने, ऐसे नहीं कुछ भी import करने करिए, इम्पोर्ट्स हो उन चीज़ों की, वो उन प्लांट एंड मशीनरी की या उस टेक्नोलॉजी की इम्पोर्ट हो जो आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जो एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। उन चीज़ों की, उन प्लांट एंड मशीनरी, उन चीज़ों के ऊपर जो है इम्पोर्ट्स होना चाहिए। इसलिए जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है उसको आप ऑप्टिमली यूटिलाइज करो, सो दैट ये जो हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी वो कहती है कि इन चीज़ों को, जिससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ऐसी टेक्नोलॉजी की, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी की हमारी इंपोर्ट्स हो रादर देन एक्सपोर्ट प्रमोशन। हाँ, ये नहीं अगर हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे कि हाँ हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और दूसरे नेशंस में उनको एक्सपोर्ट करें, दैट इज़ टू मैक्सिमाइज द दैट इज़ योर वे टू इंक्रीज योर फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स की, ऑब्वियसली यू विल अर्न गुड फॉरेन एक्सचेंज। सो बिफोर 1991 हमारा बेसिकली एम वॉज ऑन import substitution या inward looking trade strategy, but now we are focusing more on export promotion। ठीक है, सो समटाइम्स आपको 1 मार्क क्वेश्चन अगर आ जाता है कि जो import substitution strategy थी वो कब ज़्यादा फॉलो हो रही थी, वो बिफोर 1991 तक ज़्यादा फॉलो हो रही थी, उसके बाद में हमारी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी हुई है एक्सपोर्ट प्रमोशन की। एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी का मेन मोटिव बेसिकली यही था कि फॉरेन एक्सचेंज को ऑप्टिमली यूज़ किया जाए। वो किस लिए ऑप्टिमली यूज़ किया जाए, ताकि उसको हम अपने जो इम्पोर्ट्स करा रहे हैं वो डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स के लिए हो, जो दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन में हम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करें, वो हमने 1991 के बाद में फॉलो किया। ठीक, अभी तक बेटा हमने इनवर्ड ट्रेड स्ट्रैटेजी, लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वो क्या होती है। अब हम उसका डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट क्या है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। एज यू नो, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट जो होता है वो बोथ वेज होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इन द सेम वे इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री बोथ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। सो हम गुड इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे, तो उसमें बेसिकली मेन 3 पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स जो हाईलाइट हुए वो ये हैं: इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ अलॉन्ग विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 3 तरह की हमारे जो फीचर्स हैं वो नज़र आए हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का गुड इम्पैक्ट का। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो, जैसे फर्स्ट है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ अलॉन्ग विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखो, जब हमारी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की है बिफोर 1991, so it had a positive impact on the domestic industry as its contribution of industrial sector has increased। ठीक है, the percentage contribution of the industrial sector to GDP increased from nearly 12% in 1951 to nearly 25% in 1991।
इट मीन्स मोर देन ट्वाइस, 200 टाइम्स, मतलब ट्वाइस उसके ज़्यादा हुआ है इम्पैक्ट। 12% से 25% पे आप तक वो पहुंच गया 1951 से 1991 में। सो ये डबल हो गया उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन दिस ईयर। ठीक है, अब ये जो हमारी स्ट्रक्चरल कंट्रीब्यूशन जो हुई है, ये जो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन हुई है, इसमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आगे बिफोर 1951 और यू कैन से आफ्टर इंडिपेंडेंस, the main contributory sector in the GDP of an economy was agricultural sector. क्यों? हमारी industrial sector was very backward and not developed at all. So agriculture sector ही main contributor था. But during planning, our planners did many good efforts to boost this industrial sector. With their prior good efforts, what happens? The contribution of industrial sector has increased to in the contribution of GDP in the economy. अभी देखो जो हमारा ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जब इंडस्ट्री ग्रो होने लगी तो हमारी मीन्स नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारी मतलब इसमें गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे। ये कल्ला हमारा जो है वो सेकेंडरी सेक्टर ही नहीं बट सर्विसेज का सेक्टर भी हमारा इंक्रीज हुआ, मीन्स टर्शरी सेक्टर की भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ी। पहले हमारी एक प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन होती थी ज़्यादा नेशनल इनकम में, पर ये अब हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी के कारण हमारी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स हमारे डेवलप होने लगे और उनकी कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, सो दिस शोज द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अब बाकी सेक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल इनकम में, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये देखो जो अब हमारा हमने पहले डिस्कस किया ग्रीन रेवोल्यूशन का, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बढ़ी है, पर ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी बढ़ी है और हमारी सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ भी बढ़ी है। सो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज, मीन्स ये जो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी हमने फॉलो की उसमें इन दोनों सेक्टर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। इन ये दोनों सेक्टर्स डेवलप हुए और ग्रो हुए और जिसके ग्रो होने के कारण इन दोनों की कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज। ठीक है, सो सेकेंड हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है? बेसिकली जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारी पहले देखो, पहले तो हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप ही नहीं था। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट सेक्टर था। सो इंडिया बेसिकली क्या एक्सपोर्ट करता था ज़्यादा वो उसकी इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज चल रही थी? हमारी टेक्सटाइल या जूट इंडस्ट्री चल रही थी ज़्यादा, हमारा यही इसका ही काम होता था, बट और चीज़ों का नहीं होता। बट ये जो प्लानिंग में जो ये स्ट्रेटेजी फॉलो की गई, इस स्ट्रेटेजी के फॉलो करने के बाद में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो हमारा टर्शरी सेक्टर है या यू कैन से सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर बोथ हैज़ डेवलप्ड अलॉट। सो इन सेक्टर्स की इतनी डेवलपमेंट हुई कि अब हमारा जो सिर्फ हम लोग हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो जूट या टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक कन्फाइंड नहीं रहा है, इट हैज़ डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड मीन्स अब हमारी इंजीनियरिंग गुड्स बहुत अच्छी बनती हैं, हमारे कंज्यूमर गुड्स बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। तो इसके कारण क्या है, ड्यू टू दिस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और यू कैन से ड्यू टू दिस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर हम वो फॉलो नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते, तो हमारी इंडिजीनियस ग्रोथ इंडस्ट्री की नहीं हो पाती। सो ये फॉलो करनी बहुत ज़रूरी थी स्ट्रेटजी, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो ग्रो हुई। और वो ग्रो होने के कारण अब क्या हुआ, अब हम ऑटोमोबाइल्स भी बनाते हैं, अच्छे हमारी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज भी है, इंजीनियरिंग गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी है। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंडिया में इंडियन इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट हुआ है इसका आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी का। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट,
न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या है बेटा, जब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेंचर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी जब कंट्री की नेशनल इनकम और यू कैन सी द जीडीपी ऑफ द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड, सो स्टेटस ऑफ लिविंग ऑफ पीपल हैज़ इम्प्रूव्ड। सो इसके कारण क्या हुआ कि हमारे लोगों के पास दे हैव excess money apart from their consumption and savings, they can invest money, so that investment can be made in good opportunities, can be made in good ventures. so इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली भी हैं। जब हमारी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी हुई, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, ठीक है ना, तो इसके लिए जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, थोड़ी कैपिटल है, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंड और दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, सो फॉर दोज पीपल they can start small scale industries. There is a new opportunity of investment has opened, ठीक है। ये मैंने आपका सेकेंड पॉइंट जो है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये उनको प्रोटेक्ट किया हाउ कि इनको फॉरेन कंपटीशन से बहुत प्रोटेक्ट किया गया कि फॉरेन जो फॉरेन से हमारे गुड्स इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है या कोटास लगाए गए गवर्नमेंट ने वो किए, जिससे कारण हमारी जो डोमेस्टिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। देन कम्स use of latent resources in the country which otherwise would have remained unused. Now देखो बेटा, जब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बीइंग एन मिक्स्ड इकोनॉमी, सो people who have not much of capital, they can invest whatever they are having and they want to invest, they can invest and start a new venture, so they can use the resources which otherwise would have remained unused. मतलब उनको लगता है कि ये रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है एंड दे कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। नाउ यू कैन सी, इसकी मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ। आप देखो आजकल आपने अगर हिस्ट्री टीवी कभी देखा हो, उसमें आप देखो तो वो वहाँ पे क्या कि लोग नाउ दे आर मोर मोटिवेटेड टू मेक बेस्ट आउट ऑफ यूज, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, एंड दे मेक द टेक्नोलॉजी सच एन एडवांटेज, इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वो बनाते, चीज़ें बनाते हैं कि वो बेस्ट ऑफ वेट, और जो उनके पास अवेलेबल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको भी बहुत ऑप्टिमली उसको यूज़ कर रहे हैं। सो ये चीज़ें इसमें बहुत काम आती है, ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है इन्वेस्टमेंट की, इसके कारण न्यू हमारे को स्कोप नज़र आया है, ठीक है। देन कम्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये जो मैंने अभी आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया कि आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा पैसा है, ये रिसोर्सेज आपके पास थोड़े, देन यू कैन यूज़ इफ़ यू हैव गुड क्रिएटिव स्किल, राइट। देन कम्स इट प्रमोट्स ग्रोथ विद इक्विटी। आप देखो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं और एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं एंड पीपल हैव इक्वल राइट टू स्टार्ट वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, सो इट प्रमोट्स ग्रोथ, इक्वलिटी और जस्टिस सब कुछ है एट इक्वल है, सो इट प्रमोट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी अलॉन्ग विद जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। सो दीज impacts of the import substitution strategy. Now comes the bad impacts of the import substitution strategy. अब बैड इम्पैक्ट में क्या क्या आ रहा है देखो, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। अब जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के कारण के क्या हुआ है कि पब्लिक सेक्टर हमारा ज़्यादा डेवलप हुआ है। स्टार्टिंग के टाइम पब्लिक सेक्टर वाज द ओनली विच वाज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द इकोनॉमी ग्रो, ठीक है। ज़्यादा हमारा पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमने डिपेंड किया था कि इस पब्लिक सेक्टर ताकि हमारा सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक जस्टिस एंड हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर सब कुछ हमारा जो है एट पार, सब कुछ बराबर चले। सो इस केस में क्या हुआ है, जो आपने पहले देखा हुआ, पहले जो ये पब्लिक मोनोपोलीज थी, जैसे हमारी टेलीकम्युनिकेशन थी, ये गवर्नमेंट मोनोपोली थी टिल 1990 तक। ये जो टेलीकम्युनिकेशन थी ये गवर्नमेंट के हाथ में थी। गवर्नमेंट के हाथ के कारण कि क्या था, आपने अगर कभी सुना अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, पहले का अगर आपने फ़ोन का कनेक्शन लेना है, अपने घर में फ़ोन लगाना, अब तो सेल फोन्स है ना,
पहले तो लैंडलाइन होते थे ज़्यादा, अब आजकल तो लैंडलाइन इतने यूज़ ही नहीं होते। तो पहले जो लैंडलाइन यूज़ होते थे उनके लिए उनको आपने एक बार आपने एप्लीकेशन लिख के दे दी कि हमें फ़ोन कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत सालों साल आपको वेट करना पड़ता था कि आपके घर में फ़ोन लगेगा, राइट। तो ये इनएफिशिएंसी थी पब्लिक सेक्टर की। इसके कारण क्या हुआ, ये ऐसी चीज़ें की ग्रोथ होने लगी। नेक्स्ट कम्स लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब देखो, जब पब्लिक सेक्टर के हाथ में ज़्यादा है तो कंपटीशन की बात तो आती ही नहीं है पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अलाउड ही नहीं था कि वो इस फील्ड में एंटर कर सकें जिसमें पब्लिक सेक्टर है। तो जब प्राइवेट सेक्टर एंटर ही नहीं कर पा रहा है तो पब्लिक सेक्टर के लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है। जब कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करने की बात ही नहीं आती ना, कि वो इनोवेटिव मेथड देखिए, उसको ज़्यादा उसमें इनोवेशन लेके आए, मॉडर्नाइजेशन लेके आए, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ उसके बैड इम्पैक्ट है। देन कम्स इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थी वो पहले 1980s तक ये ज़्यादा 1990s तक ये ज़्यादा था। उस केस में क्या था कि जो कहीं मतलब ज़्यादा जो काम था वो पब्लिक सेक्टर का था। पब्लिक सेक्टर जो है अपने जो चीज़ें वो मतलब जिन चीज़ों का इतना यूज़ भी नहीं, जो इवन द प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैन प्रोड्यूस, वो भी इन चीज़ों को बना रहे थे। सो उसके कारण क्या है, प्राइवेट सेक्टर को रोका जा रहा है कि आप उस फील्ड में एंटर ना करो और पब्लिक सेक्टर ज़्यादा एंटर करे। अब जैसे देखो, जो इसमें एग्जांपल सिंपल से देती हूँ, जैसे ब्रेड है या शूज़ है, ये जो चीज़ें हैं ये तो प्राइवेट सेक्टर भी आराम से बना सकता है, बट ये चीज़ों की तो पब्लिक सेक्टर की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट उस टाइम में ये चीज़ें जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर थी, जिसके कारण जो है इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड हुआ था पब्लिक सेक्टर का, और उनका जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर लग रहे थे जो प्राइवेट सेक्टर बड़े इजीली हैंडल कर सकते हैं। जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पब्लिक सेक्टर के लिए, उन चीज़ों में रिसोर्सेज वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहे थे, ठीक है। देन कम्स इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइजेस। ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन आ जाती है। मतलब देखो, अब जैसे आपका कोई प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट एंटरप्राइज है, एंड इफ इट इज़ रनिंग इन लॉसेस for years, for many years, so what will happen? Private entrepreneur will decide to shut down his business, कि वो उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, उसको लॉसेस ही हो रहे हैं, सो ही विल ट्राई टू वाइंड अप द बिजनेस। बट इन केस ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज, if even though they are running years after year, even though if it is running in losses, वो ये नहीं परवाह करते कि लॉस आ रहा है हमें या प्रॉफिट हो रहा है, बट दे आर रनिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। So then they never try to upgrade and to see for what purposes the enterprise is suffering the losses. So it becomes a political compulsion कि नहीं, ये हमें public sector में ही रखना है। So this is a bad impact of the import substitution strategy, ठीक है बेटा। All about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.